Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी एकदम शानदार चल रही होगी। रीट शिक्षक भर्ती हेतु हिंदी का टेस्ट नंबर 25 लेकर आया हूं। पूरे ही 30 क्वेश्चन हैं साथियों, शिक्षण विधियों व व्याकरण सहित अच्छे और लाजवाब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कल साइकोलॉजी का जो वीडियो डाला था उसमें भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने डाले थे, तो उसी प्रकार आज भी आपको बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएंगे। दोनों लेवल के लिए, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, लैंग्वेज सेकंड हिंदी, दोनों के लिए सार्थक ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मित्रों, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहला है मिठास, शिष्टता, महात्म्य। दूसरा है राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य। तीसरा है नम्रता, दासता, देवत्व। और चौथा है दानव, मनुष्य और ब्राह्मण। तो मित्रों, सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के कौन से विकल्प में नहीं है। देखिए, मिठास, शिष्टता, महात्म्य तीनों भाववाचक है। राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य तीनों भाववाचक है। नम्रता, दासता, देवत्व तीनों भाववाचक है। लेकिन दानव, मनुष्य, ब्राह्मण शब्द तो ये तो जातिवाचक हो गया, मनुष्य शब्द जातिवाचक हो गया, दानव शब्द जातिवाचक हो गया। तो मित्रों, चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 1 में, क्योंकि इसमें सभी भाववाचक शब्द नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो मित्रों, कौन सा अव्यय है ये जो तक शब्द है, ये कौन सा अव्यय है। राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 2 का। तो मित्रों, समुच्चय बोधक अव्यय तो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, तो ये दो वाक्य तो यहाँ पर नहीं जुड़ रहे हैं। क्रिया की विशेषता भी नहीं बताई जा रही है, विस्मयादि बोधक भी नहीं है मित्रों, आश्चर्य का भाव भी प्रकट नहीं हो रहा है, बल्कि ये संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। क्योंकि संबंध बोधक अव्यय में संबंध स्थापित किया जाता है, तो यहाँ ये जो तक शब्द है ये संबंध बता रहा है कि भाई हमें सफलता मिलने तक, कब तक, सफलता मिलने तक क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ आपका राइट आंसर रहेगा विकल्प नंबर 3 प्रश्न संख्या 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। मित्रों, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। कमाऊ, ऊपरी, सुगंधित और सुअक्कड़। तो मित्रों, कमाऊ में मूल शब्द है कमाना, तो ये तो क्रिया है। ऊपरी में मूल शब्द है ऊपर, ये अव्यय है। सुगंधित में मूल शब्द है सुगंध, सुगंध भाववाचक संज्ञा का शब्द है साथियों। इत प्रत्यय लगने से सुगंधित शब्द बना है, तो ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। सुगंधित एक विशेषण शब्द है जो किससे बना है, सुगंध से बना है। और सुगंध क्या है साथियों, संज्ञा है। अर्थात यहाँ तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 3 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 पर। मित्रों, चौथा क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है। क्षण में या शीघ्र टूटने वाला, खंडहर। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय। दोपहर के पहले का समय, पूर्वाह्न। तो मित्रों देखिए, वाक्यांश के लिए एकल शब्द में अशुद्ध देखना है। देखिए, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय उसे कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। लेकिन क्षण में या शीघ्र टूटने वाले को क्षणभंगुर कहा जाता है, खंडहर नहीं कहा जाता है साथियों। आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 4 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। मित्रों, पांचवा क्वेश्चन, इनमें से, ये देखिए प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने चोरी की थी। यह वही मकान है जिसमें मैं रहता था। बच्चे को उसकी पुस्तकें लौटा दो। और लड़का आया किंतु वह रुका नहीं। तो मित्रों, चारों में से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मित्रों, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं ऐसे वाक्य हमेशा
मित्रों, जो वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं ऐसे वाक्य हमेशा संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग कहाँ पर है? किंतु। किंतु शब्द एक समुच्चय बोधक अव्यय है, अतः चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे ये लड़का आया किंतु वह रुका नहीं, किंतु शब्द से जुड़ा हुआ है ये वाक्य, तो यहाँ आपके 5वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 6 पर। आपके प्रश्न नंबर 6, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय। भानुदय का संधि विच्छेद बताना है सही। भानु प्लस उदय छोटे ऊ की मात्रा, भानु प्लस उदय बड़े ऊ की मात्रा, भानु प्लस उदय बड़ा ऊ दोनों जगह, और भानु प्लस उदय यहाँ बड़ा ऊ और यहाँ छोटा ऊ। तो सही कौन सी जगह पर है साथियों? प्रश्न नंबर 6 में राइट आंसर बताइएगा। मित्रों, भानु प्लस उदय इस प्रकार से लिखा जाता है। भानु में छोटे ऊ की मात्रा रहेगी और उदय में ऊ में छोटा ऊ रहेगा, तो ये शब्द बन जाएगा आपका भानुदय। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये बड़े ऊ की मात्रा यहाँ लग जाएगी न में, तो ये शब्द क्या बनेगा? भानुदय। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 पर। अनवर गया है वाक्य किस काल को सांकेतिक करता है? संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल। मित्रों, अनवर गया होगा ये होता संदिग्ध भूतकाल, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ टाइपिंग में। अनवर गया था या फिर अनवर जा रहा था, तो ये अपूर्ण भूतकाल में। अनवर यहाँ पे क्या है? अनवर गया है, तो गया है मतलब यहाँ ये अभी अभी कार्य की समाप्ति को प्रदर्शित कर रहा है, तो जहाँ पर अभी अभी कार्य समाप्त पूरा हो उसको आसन्न भूतकाल कहेंगे। अनवर गया है ये आसन्न भूतकाल, और अगर यूँ रहता अनवर गया तो फिर वो सामान्य में आ जाता। तो मित्रों, आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 7 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। मित्रों, 8वां क्वेश्चन क्या है? किसी शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है। मात्रा प्लस आनंद मात्रा आनंद, सदा प्लस एव सदैव। शब्द मात्रा देखना अच्छी तरह से ना। पितृ प्लस अनुमति पितृ अनुमति, और परम प्लस औदार्य परम औदार्य। तो मित्रों, परम प्लस औदार्य में बड़ा ओ ही आता है। दीर्घ संधि हो रही है तो ये तो सही है। सदा प्लस एव छोटा ए ही आता है। दीर्घ संधि हो रही है, सॉरी दीर्घ क्या, दोनों में वृद्धि संधि हो रही है। दीर्घ का मैं गलत बोल गया, दोनों में वृद्धि संधि हो रही है, ये भी बिल्कुल सही है। पितृ प्लस अनुमति पितृ अनुमति यम संधि हो रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन मात्रा प्लस आनंद नहीं होता है साथियों, शब्द होता है मातृ प्लस आनंद। क्यों? मातृ प्लस आनंद से शब्द बनता मात्र आनंद, तो मतलब ये क्या है? गलत है, ये शुद्ध नहीं है, और जो शुद्ध नहीं है वही आपका राइट आंसर है। तो प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 8 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? नीली है जो नीलगाय, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी बैलगाड़ी, क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि, 9 है जिसमें विधियां 9 विधि। तो मित्रों, जिसमें 9 विधियां होती है उसको 9 विधि कहते हैं। क्रोध रूपी अग्नि को क्रोधाग्नि कहते हैं। बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी बैलगाड़ी कहलाती है। लेकिन नीली है जो, यहाँ पर एक शब्द और आना चाहिए गाय। नीली है जो गाय वो कहलाती नील गाय, लेकिन यहाँ गाय शब्द तो लिखा ही नहीं हुआ है, मतलब ये क्या है? गलत है, इसका सही समास विग्रह नहीं हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 9 में। प्रथम विकल्प आपके बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। वैयक्तिक शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय है। व्यक्त प्लस इक, व्ययी प्लस अक्तिक, वैयक्तिक प्लस इक और व्यक्ति प्लस इक। तो साथियों, व्यक्ति प्लस इक से बनता है वैयक्तिक। क्या बनता है? वैयक्तिक। यहाँ चौथा विकल्प सही है, बाकी सभी गलत दिए गए हैं। मूल शब्द है व्यक्ति और इक इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, जिससे शब्द क्या बन जाता है? वैयक्तिक। चौथा ही विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 10 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? नाजुक, नाखुश, नालायक, नापसंद। तो ना प्लस
पसंद, जो पसंद नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, नापसंद। जो लायक नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, नालायक। जिससे खुश नहीं है उससे क्या रहते हैं हम, नाखुश। लेकिन ना प्लस जुक ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। नाजुक शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है साथियों। आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 11 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। मित्रों प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 को ये देखिए, प्रश्न नंबर 12, निम्न शब्द समूह में से अशुद्ध शब्द समूह कौन सा है? मिष्ठान्न, श्रृंगार, कुंवर, चातुर्य, पारलौकिक, महीना, पृथक, स्वास्थ्य, ज्योत्सना, वाल्मीकि, दीपावली, श्रीमान। तो वाल्मीकि को ऐसे ही लिखते हैं, दीपावली को ऐसे ही लिखते हैं, श्रीमान को ऐसे लिखते हैं, तो ये तो सभी शुद्ध है। पृथक, स्वास्थ्य, ज्योत्सना बिल्कुल शुद्ध है। चातुर्य, पारलौकिक, महीना बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन मिष्ठान्न, मिष्ठान्न नहीं होता है, मिष्ठान्न होता है, श्रृंगार नहीं होता है, ये शय थोड़ी होता है, ये वाला होता है, तो ये गलत हो गया। तो ये क्या है, सभी शब्द शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 12 में। ये भी क्लियर है सभी साथियों के। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को। मित्रों प्रश्न नंबर 13 कहाँ पे है, ये देखिएगा। अर्ध विराम के प्रयोग के संबंध में कौन सा असत्य है? ये जो अर्ध विराम चिन्ह है इसके प्रयोग के संबंध में असत्य कथन बताइए। पहला है, अर्ध विराम समानाधिकृत वाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है। दूसरा है, अर्ध विराम तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्य के बीच प्रयुक्त होता है। शब्द युग्म को एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्ध विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। और अर्ध विराम का प्रयोग किसी भी वाक्य में उदाहरण सूचक शब्द के पहले होता है। तो मित्रों कौन सा कथन असत्य है अर्ध विराम के प्रयोग के संबंध में? देखिए मित्रों, अगर हम बात करें तो अर्ध विराम का प्रयोग किसी भी वाक्य में उदाहरण सूचक शब्द के पहले ही होता है। अर्ध विराम समानाधिकृत जो वाक्य है उनके बीच में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन शब्द युग्म को एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्ध विराम का थोड़ी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है साथियों। इसलिए तीसरा क्या है, अर्ध विराम चिन्ह के बारे में गलत कथन है। तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। क्लियर है ये भी सभी साथियों के। चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। तो मित्रों प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है, पर्यायवाची नहीं है? अचल, गिरि, नग, भूधर, अभर, सुर, केवल्य, देव, सरिता, तटनी, तरंगिणी, सलीला, कृपाण, असी, करवाल, चंद्रहास। तो मित्रों जो सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है एक ही शब्द के, वो विकल्प कौन सा है मित्रों? प्रश्न नंबर 14 में राइट आंसर बताइए। मित्रों देखिए, जो अचल है, गिरि है, नग है, भूधर है, ये सभी पर्वत के पर्यायवाची है। जो सरिता है, तटनी है, तरंगिनी है, सलीला है, ये सभी नदी के पर्यायवाची है। जो कृपाण है, असी है, करवाल है, चंद्रहास है, ये सभी तलवार के पर्यायवाची है। लेकिन मित्रों अभर, सुर, केवल्य और देव ये एक ही शब्द के पर्यायवाची नहीं है। इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 14 में। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 15 पर। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सही नहीं है। प्राचीन का अर्वाचीन, स्थावर का जंगम, सम्मुख का आमुख और हास का रुदन। तो मित्रों प्राचीन का अर्वाचीन ही होता है, स्थावर का जंगम ही होता है, हास का रुदन ही होता है। लेकिन सम्मुख का विमुख होगा, क्या रहेगा? सम्मुख का विमुख रहेगा, न कि आमुख। तो ये क्या है? गलत है। और यही आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 15 में, क्योंकि यही पूछा है कि विलोम युग्म शुद्ध नहीं है, तो ये शुद्ध नहीं है मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना, घर बसाना, विवाह करना, पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुंचाना। तो मित्रों फटे हाल होना, अपन कहते हैं ना फटे हाल हो गए उसके, तो मतलब वो बहुत गरीब हो गया। टका सा जवाब देना मतलब साफ मना कर देना, जैसे आप किसी से उम्मीद करते हो और उसने कह दे टका सा जवाब दे दिया उसने, तो मतलब उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया। घर बसाना, विवाह करना, ये तीनों तो सही है, इनके भावार्थ सही है। लेकिन पेट पर लात मारना
इसका मतलब ये नहीं होता है कि भयंकर चोट पहुंचा दी तो पेट पर लात मार दी। बिल्कुल गलत है साथियों ये। तो यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसका भावार्थ सही नहीं है। 16वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 17 को। तो मित्रों 17वां क्वेश्चन है आपका, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रोबेल का और किलपेट्रिक का। तो मित्रों बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, इस विचार को किसने बताया? सबसे पहले ये बताया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 17 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 18। मित्रों 18वां क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना और भाषा संसाधनों का अभाव है। तो मित्रों सबसे बड़ी चुनौती कौन सी रहेगी एक भाषा शिक्षक के रूप में? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर दीजिएगा साथियों। विकल्पों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा ताकि ऐसा नहीं हो कि आप गलत उत्तर दे दें। तो मित्रों प्रश्न नंबर 18 में राइट आंसर कौन सा रहेगा? साथियों अगर हम बात करें भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती की, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है भाषा शिक्षक के रूप में बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ। ये सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है कि जो बहुभाषिक कक्षा है उसके लिए आप किन रणनीतियों का पालन करोगे, कैसी रणनीतियों का यूज़ करोगे ताकि बच्चे अलग अलग भाषा बोलने पर भी आपको अच्छी तरह से समझ सके। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 18 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 19। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है मौन पठन करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोलकर पढ़ना और द्रुत गति से पठन करना। तो सस्वर पठन की अगर हम बात करें तो मौन पठन का तो द्रुत गति से पढ़ना है, मौन पठन करना, सस्वर पठन करना तो विपरीत हो गया। बोल बोलकर पढ़ना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि बच्चों की जो पढ़ने संबंधी झिझक है इसको समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। जैसे बच्चों में झिझक होती है पढ़ने की, तो साथियों वो झिझक दूर हो जाए इसीलिए बच्चों से सस्वर पठन करवाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दूसरे विकल्प में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 20 को। मित्रों प्रश्न नंबर 20 है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचान, तेज गति से पढ़ना और संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो मित्रों पढ़ना कौशल मतलब पठन कौशल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती क्या है? तेज गति से पढ़ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अक्षर पहचानना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना ये बिल्कुल सही है, लेकिन इससे भी बेटर विकल्प कौन सा है? संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना, कि जिस संदर्भ में आप पढ़ रहे हो उसके अनुसार यदि आप उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हो तो वही पठन कौशल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 20 में। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 21 को। साथियों प्रश्न नंबर 21 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य किसमें सहायक होगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा है व्याकरण शिक्षण जो है इसका जो उद्देश्य किसमें सहायक होगा? पहला है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने में, भाषा की प्रकृति प्रकार और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने में, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने में और भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में। तो मित्रों देखिए तीसरा और दूसरा विकल्प तो गलत है, क्योंकि कंठस्थ करने में सहायक थोड़ी होता है व्याकरण शिक्षण। अब पहला या चौथा, पहला विकल्प कह रहा है अत्यधिक महत्व देने में और चौथा कह रहा है प्रकृति को समझना और उसका विश्लेषण करना। तो फिर आपको बेस्ट कौन सा लगा? अगर आपको पहला बेस्ट लगा तो आप गलत हो और आपको चौथा बेस्ट लगा तो आप बिल्कुल सही हो। व्याकरण शिक्षण उच्च प्राथमिक स्तर पर इस चीज में सहायक देगा कि बच्चे भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझे और उसका विश्लेषण करें। चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 22। साथियों प्रश्न नंबर 22 क्या है ये देखिए प्रश्न नंबर 22 को, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए,
केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना और बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो मित्रों, प्राथमिक स्तर पर पूछा है भाषा शिक्षण की प्राथमिकता, तो केवल बोलकर ही पढ़ने की क्षमता विकसित करना, और भी चीजें होती है, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल को विकसित करना। तो जहाँ केवल शब्द आ जाता है वो क्वेश्चन बहुत ही कम, मतलब वो विकल्प बहुत ही कम चांस है कि राइट होगा। बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना ये हो सकता है, बट इससे भी अच्छा आंसर कौन सा है? तीसरा, बच्चों की जो रचनात्मकता है और जो मौलिकता है इसको पोषित करना, ये प्राथमिकता होना चाहिए शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर, भाषा शिक्षण की। तीसरा विकल्प सही है 22 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 23। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? समूह में हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश और भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। तो मित्रों, राइट आंसर क्या रहेगा 23 में? प्रश्न को समझिएगा, आंसर दीजिएगा। मित्रों, प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि यूपीएस स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण आप कर रहे हो तो किस चीज का सबसे कम ध्यान रखोगे? मित्रों, विविध छटाओं को समेटने वाला पाठ, इसका तो आप ध्यान रखोगे। भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने वाले अभ्यास, इसका भी आप ध्यान रखोगे। हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन हो, इसका भी ध्यान रखोगे। ये सेकंड चॉइस रहेगी और फर्स्ट चॉइस रहेगी आपकी साथियों सबसे कम इंपोर्टेंट में। समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, जरूरी नहीं है कि समस्त व्याकरणिक बिंदु आपकी पाठ्य पुस्तक में आप शामिल करो, ऐसा कोई जरूर नहीं है। जैसे अभी आप रीट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन क्या समस्त व्याकरणिक बिंदु हैं आपके? नहीं है साथियों। तो तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 23 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 24। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है सुंदर लिखावट, अलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य विन्यास और मौलिक विचार। तो मित्रों, जहां पर भी रचनात्मकता, मौलिकता ऐसे यूं पूछे कि इसका उद्देश्य है, और रचनात्मकता, मौलिकता ऐसे शब्द आपको मिले तो आपका 100% वही आंसर होता है साथियों। चौथा विकल्प सही रहेगा, सशक्त लेखन क्षमता। सशक्त, सबसे अच्छी, बेस्ट क्या रहेगा? मौलिक विचार, खुद के जो विचार है उनको व्यक्त करें, मौलिक, कुछ नए अच्छे सृजनात्मक विचार। मित्रों, चौथा विकल्प सही है 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। लेखन कौशल से संबंधित नहीं है विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग और विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। तो मित्रों, कौन सा लेखन कौशल से संबंधित नहीं है? मित्रों, विषय वस्तु को स्पष्ट और तार्किक रूप से संगठित करें, यह बिल्कुल लेखन कौशल से संबंधित है। लेखन को कुशलतापूर्वक लिखे, ये भी है। विचारों के बीच संबंध स्थापित करना, ये भी कहीं ना कहीं लेखन कौशल से जुड़ा हुआ है। लेकिन व्याकरण का सही उपयोग, ये लेखन कौशल से संबंधित नहीं है साथियों। तीसरा विकल्प सही है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, 25 क्वेश्चन में इस पर आप पहले कमेंट करिए साथियों, क्योंकि इस क्वेश्चन में विचारों के बीच संबंध स्थापित करना, ये राइट आंसर दे रखा था कि ये लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि विचारों के बीच संबंध स्थापित करना, ये तो लेखन कौशल के अंतर्गत आ जाती है चीजें। लेकिन व्याकरण का सही उपयोग ये भी आता है, किंतु इससे ज़्यादा बेटर चौथा रहता है। इसलिए मैंने आपको राइट आंसर तीसरा बताया साथियों, कि व्याकरण का सही उपयोग, इससे बेटर कौन सा है? चौथा, लेखन कौशल से संबंधित। तो मित्रों, कमेंट कर सकते हो तीसरा या चौथा। 25 में मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ चौथा विकल्प, यहाँ पर सॉरी, मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ तीसरा विकल्प सही है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 में। कौन सा विकल्प बताया मैंने आपको? तीसरा। बाकी आप कमेंट कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मानने के ऊपर आधारित है ये क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि ये ही फिक्स है, मानने के ऊपर। बाकी बुक वाले ने चौथा मान रखा था, मैं आपको तीसरा बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट 26। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन और आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो मित्रों, यदि आप अधूरी कहानी को पूरा करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं रचनात्मकता और मौलिकता बढ़ेगी।
कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन करोगे तो सृजनात्मकता बढ़ेगी। आंखों देखी घटनाओं को लिखोगे तो उसमें भी आप खुद की तरफ से भी जो आप अपने अनुभव है वो लिखोगे। लेकिन प्रतिलिपि में तो देख करके वैसा का वैसे नकल कर देंगे, तो फिर ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। आपका प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 27 को। तो मित्रों प्रश्न नंबर 27 क्या है, ये देखिए प्रश्न नंबर 27। पाठ योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक करता है पुस्तकों का संचय, पाठ्य सामग्री का संचय, पाठ्य सामग्री का अध्ययन, पाठ्य सामग्री की खोज। तो मित्रों पाठ योजना जब एक शिक्षक तैयार करता है, क्यों करता है मित्रों? पुस्तकों को इकट्ठी करने के लिए तो नहीं करता है, पाठ्य सामग्री को इकट्ठी करने के लिए भी नहीं करता है, बल्कि वो पाठ्य सामग्री का अध्ययन पहले ही कर ले, इसके लिए पाठ योजना तैयार करना आवश्यक है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 27 में। अगर आपका दिमाग चौथे पे जा रहा है पाठ्य सामग्री की खोज करने के लिए, तो खोज करने के लिए थोड़ी अपने पास तो है पाठ्य सामग्री, उसका अध्ययन करने के लिए तैयार की जाती है दैनिक पाठ योजनाएं। तीसरा विकल्प 27 में सही है साथियों। नेक्स्ट 28, गहन अध्ययनिष्ठ शिक्षण मौन वाचन किस कक्षा से आरंभ किया जाना उचित होगा? प्रथम कक्षा से, कक्षा 5 से, कक्षा 6 से, कक्षा 3 से। तो अगर यूं पूछे गहन अध्ययनिष्ठ शिक्षण में मौन वाचन किस कक्षा से आरंभ किया जाता है, तो राइट आंसर कक्षा 6 रहेगा। और डायरेक्टली ऐसे प्रश्न पूछे कि मौन वाचन किस कक्षा से आरंभ किया जाता है, तो आंसर आपका कक्षा 3 रहेगा। मित्रों गहन अध्ययनिष्ठ शिक्षण में कक्षा 6 और मौन नॉर्मली पूछे तो कक्षा 3। यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 28 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 साथियों। 29 है प्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है प्रत्याशा, आशा, प्रत्याशी और आशित। तो प्रत्याशित शब्द को अगर तोड़े तो प्रति प्लस आशा प्लस इत बराबर शब्द क्या बनेगा साथियों? प्रत्याशित। यहां मूल शब्द क्या है? आशा। क्या है साथियों? मूल शब्द आशा है। दूसरा विकल्प 29 में सही है। अब अंतिम और 30वां क्वेश्चन। अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक करना नहीं भूले साथियों, लाइक करने से हमारा हौसला अफजाई होता है। बाकी हमें अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को एक छोटा सा आपका सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वो आपके लिए सिर्फ टच करना हो गया, लेकिन उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है मित्रों। चलिए अंतिम और 30वां क्वेश्चन क्या है? निष्ठा का अर्थ है, देखिएगा विकल्पों को। निष्ठा का अर्थ नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, नेशनल इंटरनेट फॉर स्कीम हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट और नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो साथियों निष्ठा का मतलब क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन है ये। मित्रों निष्ठा का मतलब होता है एन से बनता है नेशनल, आई से बनता है इनिशिएटिव, एस से बनता है स्कूल, एच से बनता है हेड्स, टी से बनता है टीचर और यहाँ पर एस से बनता है एडवांसमेंट। तो ये पूरा रहेगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 30 में। तो हिंदी का ये टेस्ट पूरा हुआ साथियों। कैसा लगा टेस्ट, कितने क्वेश्चन हुए, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और जो मैंने उस क्वेश्चन के बारे में कहा था डाउटफुल वाले के, उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।